हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों में से अब बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे भाई आखिर टाइम पे हम पढ़े तो पढ़े क्या। तो मैंने आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो आप लोगों को ये पढ़ना है कि जो भी आप लोगों के 2019 का और 2020 का ये दोनों तो मॉडल पेपर वो वेरी मोस्ट है, यानी कि इनको तो मस्ट है, यानी कि इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2019 का मैंने करवा दिया था, अब 2020 का भी मैं मॉडल पेपर यहाँ पर वो जो पिछला जो पेपर है 2020 का वो भी मैं करवा देता हूँ। दोनों पेपर आप लोग जरूर पढ़ के जाना। दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के जो मॉडल पेपर हैं वो आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वहाँ पर आप लोगों को डाल रखे, वहाँ से जाकर आप लोग ले लेना। और अगर वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पर्सनली डाल दूंगा, ठीक है। दो चीज़। तीसरी चीज़, अगर आप लोगों के पास आरबीएससी की बुक है, अगर आप लोगों के पास में आरबीएससी की बुक है तो उसके भी जो पीछे के एमसीक्यू जितने भी हैं वो सारे एक बार पढ़ के जाना। हो गई बात क्लियर। ये सब आपको पढ़ के एक बार जाना है। और ये सब कुछ, ये सारा मटेरियल मैंने अपने चैनल पर अवेलेबल आप लोगों को करवा रखा है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे लगेंगे इन सारी चीज़ों को देखने में, आप लोग पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो डाली थी जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मैंने क्या करवाए थे, फॉर्मूला करवाए थे। तो वो फॉर्मूले भी आप लोग पढ़ के चले जाना, यानी वो वीडियो भी देख के जाना। और एक बात और बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि देखिए एक बात बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तुक्का कैसे लगाए, ठीक है। वो वीडियो आप लोग जरूर देख कर जाना। क्यों? क्योंकि उस वीडियो से आपके जो है लगभग 10 प्रश्न सही हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं 10 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं अगर आप लोग वो तुक्का वाली वीडियो देखकर जाते हैं तो। क्योंकि मैंने आप लोगों को उसमें ऐसी ट्रिक बताई है जो ट्रिक यहां पर भी काम करेगी और आपकी एग्जाम में भी काम करने वाली है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई अपने। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो ये ये जो पिछली साल का जो पेपर था उसकी हम बात कर लेते हैं। पिछले साल देखिए किस डेट को लगा था, तो ये 13 तारीख को लगा था। कितनी तारीख को लगा था? तो ये जो लगा था वो 13 जनवरी 2021 को लगा था। और अब हमारी जो एग्जाम होगी वो कितनी तारीख को है? 25 जनवरी को है, ठीक है। तो ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को अब तैयारी करना है। तो आप लोगों के मात्र अब 2 या 3 दिन बचे हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। तो चलो अब फिर फटाफट से हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहेगा दोस्तों आपका कि एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित होता है। उस पर क्या आरोपित होता है? तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर क्या आरोपित होता है? सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण आपका, बल और आघूर्ण दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का जो पेपर था वहाँ वो अगर आप लोगों के पास में है तो उसके जो आंसर वहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए, दो एक समान तथा बराबर आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा? तो प्रत्येक आवेश का मान हो जाएगा 40 माइक्रो कूलाम। कितना हो जाएगा? 40 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर है तो उनके आयनों के मध्य दूरी कितनी होगी? तो उनके आयनों के मध्य जो दूरी होगी वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.12 × 10⁻11 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग वोल्ट ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे और खुशी खुशी आएंगे घर पे और कहेंगे हमारा ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर न्यूटन मीटर, देखिए यहाँ पर ये जो है बी ऑप्शन है ये वोल्ट वाला,
एक तो ये देखिए, एक तो वोल्ट वाला और अगर हम बात करें किसकी, एक तो वोल्ट वाला और ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी सही है, यानी कि न्यूटन मीटर बटे कुलाम भी आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाला क्वेश्चन है ये मेरी जो तुक्के वाली जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो आप लोग जरूर देख के जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। उस वीडियो का जो है टाइटल यही है और जो थंबनेल है वो ये है कि तुक्का वाली वीडियो, ठीक है। चलो अगला क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा कि 2 मीटर त्रिज्या के 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक की सतह पर 100 वोल्ट विद्युत विभव है, तो केंद्र से 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, तो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताऊं यहाँ पर त्रिज्या, यानी कि जो हम बात करें किसकी, यानी कि जो त्रिज्या होती है R इज प्रोपोर्शनल टू धारिता C के समानुपाती होता है, मतलब कि ये इसके बराबर होता है, क्या क्या, यानी कि धारिता त्रिज्या के बराबर होती है, मतलब कि 1:2 है, तो उसका भी 1:2 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि what is the equivalent capacitance between A and B in the following circuit if C is equal to 4 माइक्रोफैरड। ये दे रखा है, यानी चित्र में दिखाए गए परिपथ में A तथा A व B के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी, बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, ये 8वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को निकालना है। रफ कॉपी में आप लोगों को इसका आंसर निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 4 माइक्रोफेरड, इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, यानी कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है काट क्षेत्रफल पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर, या किसी पर भी नहीं। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि यह है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन, किसी पर भी नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, उच्च प्रतिरोध पर, निम्न प्रतिरोध पर, सेम इन बोथ यानी दोनों में समान, या फिर कैन नॉट से यानी बता नहीं सकते या बताना संभव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी निम्न प्रतिरोध पर। किस पर? निम्न प्रतिरोध पर। अगला है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी d, प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेट के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इस आवेश संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, बताओ। तो इस आवेश संधारित्र की जो ऊर्जा होगी वो ऑप्शन नंबर सी होगी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। ठीक है, चलो अगला है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों नया जो तार होगा उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो बताओ कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो उसका जो अगर दुगना कर देंगे तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या फिर नेग्लेजिबल होना चाहिए, या इनफाइनाइट होना चाहिए है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा। बिल्कुल सही, नगण्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग फिगर इन मीटर ब्रिज इज ए बैलेंस्ड
कंडीशंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिडेंस आर, यानी दिए गए चित्र में मीटर सेतु संतुलित अवस्था में है, अज्ञात प्रतिरोध आर का मान कितना होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध जो आर है उसका मान जब आप लोग निकालोगे तो वो 220 ओम इतना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होएगा वो मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी आपको आंसर याद रखना है। अगला है कि किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम किस पर आधारित है। तो धारा तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर, द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण नियमों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर होता है। कौन? कूलॉम किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड लॉ। चलो अगला है, विभवमापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के सेल प्रतिरोधक तार की लंबाई L पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है तो प्राथमिक सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो नई संतुलन लंबाई का मान क्या होगा। तो नई संतुलन जो लंबाई होगी उसका मान कितना हो जाएगा। वेरी गुड, उसका मान हो जाएगा L। कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है तो प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति रेडियन में लगभग कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेडियन में जो होगी वो कितनी होगी। तो रेडियन में 1.6 × 1.6 × 10⁻3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आदर्श वोल्टमीटर तथा आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के जो प्रतिरोध है वो कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश यानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जबकि अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग की बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है इसका आंसर जो है कौन सा सही मानेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर मानेगी। बट क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर सही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग स्मॉल नेगेटिव मैग्नेटिक, तो ये क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। चलिए चलते हैं 21 नंबर पे क्वेश्चन। और 21वां क्वेश्चन है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कब शून्य होता है। तो ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो कब शून्य होता है। सही, इनमें से कोई भी स्थिति पर जो है ऊर्ध्वाधर घटक शून्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लेंज का नियम देता है। लेंज लॉ इज 4। लेंज का नियम क्या देता है। प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित विद्युत धारा बल का, वाहक बल का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित धारा का परिमाण और दिशा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेरित धारा की दिशा देता है। अगला है 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 2 × 10⁻³ स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 a तक बढ़ती है
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होगा वो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 0.02 वोल्ट। कितना? 0.02 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, if an AC circuit containing pure inductor or capacitor power factor will be, प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक मान कितना होता है? बिल्कुल सही, 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपेसिटर इन ए सर्किट यानी संधारित्र की बात करें तो संधारित्र जो है यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से गुजरने देता है, यानी कि अलाउ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से π/6 कोण आगे है तो परिपथ के अवयव कैसे होंगे? तो परिपथ के जो अवयव होंगे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आर और सी यानी आर एंड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां और 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की जो होगी वास्तविक और कैसा होगा? बड़ा होगा, यानी कि वास्तविक और बड़ा होगा। 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और बड़ा होगा। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण जो होता है उसका मान क्या होगा? तो उसका जो मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अगला है समतल उत्तल लेंस की शक्ति होती है। समतल जो उत्तल लेंस जो होता है उसकी शक्ति नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 0 होती है या क्या काल्पनिक होती है? बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अगला है 30वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि कौन सी घटना विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है? यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है? तो वो रिफ्लेक्शन, परावर्तन को, अपवर्तन को, ध्रुवण को या फिर व्यतिकरण को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पोलराइजेशन यानी ध्रुवण को दर्शाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 है तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 अनुपात 16 हो जाएगा। चलो अगला है कि मॉड्यूलन की आवश्यकता के मूल कारण क्या है? मॉड्यूलन की जो आवश्यकता है उसका मूल कारण क्या है? तो उसके जो मूल कारण है उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है तो होलो उत्सर्जक के आधार पर की ओर चलते हैं। होल्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर, होने की होल आधार के उत्सर्जक की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर्स टू बेस, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के आधार की ओर चलते हैं या इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर चलते हैं। तो जो 33 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो हुए फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम करेंगे, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं? बायोलॉजी की बात कर लेते हैं इसी क्लास के अंदर। और केमिस्ट्री का मैं आप लोगों को अलग से सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। चलिए तो अब बात करें फटाफट से, हम बायोलॉजी को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। मात्र और मात्र 10 मिनट के अंदर हम बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो
प्रयोगशाला में भ्रूण बनने की वह कौन सी विधि है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश करवाया जाता है? तो उसको कृत्रिम गर्भाधान या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या गैमेटो इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी माइक्रोस्पोर टेट्राड आर डेवलप्ड फ्रॉम फोर सेल्स स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। स्पोरोजेनेसिस ऊतक की 4 कोशिकाओं में कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं? तो कितने बनते हैं? तो उसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज। एक भ्रूण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूण कोश होता है। तो उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी ही होगी। कैसी? ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें ऊपर 3 होती हैं कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं और एक बीच में होती है। इन सब में क्या होता है? एक एक क्या होता है? केंद्रक होता है। बट बीच में ये जो कोशिका है इसमें कितने होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो ये 7 केंद्रक होते हैं। सॉरी 7 तो कितनी होती है? 7 कोशिकाएं। 7 कोशिकाएं होती है और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक को नाभिक बोला है। तो अब बता दीजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 कोशिकाएं और 8 नाभिकें यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स, यानी कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्पों का नहीं है? बताना है। तो बताइए। स्टिग्मा आर लार्ज इन फ्रैठी। तो वर्तिकाग्र बड़े परदार होते हैं, रस भरे पुष्प होते हैं, पराग कण अधिक संख्या में होते हैं। यानी कि बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रस भरे पुष्प होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट ये ऑप्शन गलत है और इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा खपत चरण कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसमें ऊर्जा खपत का चरण कौन सा है? तो बताना है कि 38 का जो राइट आंसर क्या होगा। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बाय फॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रेब साइकिल के एक चक्र में कितने CO2 बनते हैं? तो क्रेब साइकिल के एक चक्र में जो CO2 जो बनते हैं, CO2 के कितने अणु बनते हैं? तो CO2 के, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह चक्र चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। तो वह जो चक्र है उसका नाम है C3 चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ताला एवं चाबी अवधारणा किसने दी? तो ताला जो चाबी अवधारणा दी वो एमिल फिशर ने दी। किसने दी? एमिल फिशर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैसिपियम कौन से कुल का सदस्य है? गैसिपियम जो है मालवेसी कुल का सदस्य है। कौन से कुल का? मालवेसी कुल का सदस्य है। और यहाँ पर ये आप लोगों को मिलान चिन्ह करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब कि ए जो मिल जाएगा वो सेकंड से मिलेगा, यानी अवशिष्ट जो मात्रा होती है, बात करें यहाँ पर देखिए किसकी अवशिष्ट मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1100 से 1200। और अगर बात करें किसकी, यानी कि अंतः श्वसन क्षमता EC की एक बात करें तो अंतः श्वसन क्षमता कितनी होती है? 3500। इसके बाद में हम बात करें कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता होती है ERV, और फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो VC + RV, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तबीयत में ऐसे ही है तो घबराएं नहीं। वलिया डीएनए के 5वें सिरे के फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है जिसमें डीएनए रेखीय अवस्था में रहे?
तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्केलाइन फॉस्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है, तो इन खंडों को किस तकनीकी के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो इन जो होता है इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है, कौन है जो वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा, यानी लार्ज साइज आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कप्फर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? मेरे प्यारे दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता। कप्फर कोशिकाएं जो होती है वो यकृत में पाई जाती है। अगला है कि गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन इनमें से कौन सा है जरा बताइए। तो गलत कथन इनमें से जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत कथन हो जाएगा, यानी कि ए बी नोड को हृदय का पेसमेकर नहीं कहते, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोमेन कैप्सूल की परत किससे बनी होती है? तो बोमेन कैप्सूल की जो परत होती है वो स्क्वैशमस उपकला उत्तक से यानी स्तरित उपकला उत्तक यानी कि पपड़ीदार उपकला उत्तक से बनी होती है। अगला है यूस्टेनियन ट्यूब यानी कि कम बुकरणी नली जोड़ती है, तो किससे किसको जोड़ती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह जो है मध्यकर्ण से नेजोफेरिंक्स यानी नासाग्र रश्मि को जोड़ने का कार्य करती है। अगला है ब्लाइंड स्पॉट के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो ब्लाइंड स्पॉट के संदर्भ में जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना दृष्टिपटल का वह स्थान है जहां अत्यधिक कौन से यानी शंकु पाए जाते हैं। अगला है कि पोलाइडी लेवल यानी सूत्र गुणता के संदर्भ में विषम को चुनिया है, यानी ऐसा कौन सा विषम है जिसको आप लोगों को चुनना है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 52वां जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी शुक्राणु कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों शुक्राणु को जो दक्षता प्राप्त होती है, दक्षता की जगह यहाँ पर योग्यता अर्जन है, तो शुक्राणु को योग्यता अर्जन कहाँ प्राप्त होती है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्री जनन पथ में। ठीक है, चलो अगला है कि स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्रावित करने की जिम्मेदारी का हार्मोन कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सीटोसिन यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? तो प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है। प्रोलैक्टिन यानी पी प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन हो जाएगा। अगला है कि न्यूट्रोफिल उदासीन रंजी एवं मैक्रोफेगेज भक्षकाणु बीमारी के प्रति किस प्रकार के रोग प्रदान करते हैं? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोशिकीय शोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अमीबियासिस का कारण क्या है? तो अमीबियासिस का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? तो अमीबियासिस का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटिस्टा हो। अगला क्वेश्चन है 57 निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा रानीखेत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन को चुनना है, तो इसमें से 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि गलत कथन को चुनना है, तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी ABA विलगन को रोकता है, जबकि ABA तो विलगन को बढ़ाता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। अगला है कि जीन को एक से अधिक लक्षण पर अपना प्रभाव दिखाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको हम पॉलीजीन्स कहते हैं। पॉली यानी बहुत और जीन्स का मतलब जीन यानी जो एक से ज़्यादा लक्षण दिखाता है उसको हम पॉलीजीन्स कहते हैं। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के त्रिगुणसूत्रता का कारण है? तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र यानी 21वें गुणसूत्र के ज़्यादा हो जाने के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अगला है किसी विलियन का जल विभव होता है, तो किसी जो विलियन होता है उसका जल विभव कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 61वें का राइट आंसर हो जाएगा कि हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला है
कि पादपों में जल का वह पथ कौन सा है जो कोशिकाओं के मृत भाग से होकर गुजरता है, तो उसको हम कौन सा पथ बोलते हैं? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एपोप्लास्ट पथ। हम उसको एपोप्लास्ट पाथवे हम उसको बोलते हैं। अगला है कि दाहिना फेफड़ा बना होता है। दाहिना जो फेफड़ा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं दाहिने फेफड़े और बाहिने फेफड़े की बात करूँ तो आपका जो फेफड़ा होता है, देखिए इस तरीके के आपके दो फेफड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके जो है 3 लोब होते हैं, जबकि यहाँ पर हृदय होने के कारण इसके मात्र 2 ही लोब होते हैं। तो यह जो दाहिना जो फेफड़ा होता है इसमें 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? तो 3 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला है वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो वास्तविक जो पसलियाँ होती है उनकी संख्या होती है 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी वास्तविक पसलियों की संख्या होती है। पादपों में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो पादपों में क्लोरोसिस जो होता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अमोनिया का अगर हम नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करते हैं तो हम उसको नाइट्रिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अगला है कि नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के जो उदाहरण हैं वो पन बिजली और वायु बिजली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमको बायोलॉजी 10 मिनट में करनी है, तो हमने बायोलॉजी को 10 मिनट में कर लिया है। अब आप लोगों के यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस केमिस्ट्री की वीडियो मैं आप लोगों को अलग से फटाफट 10 मिनट के अंदर करवा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ ही मैंने आप लोगों को जितने भी यहाँ पर वीडियो के बारे में बताया आप लोग जरूर देखना। मेरे जो पिछले 10 दिन के यानी 15 दिन के जो भी जितने भी वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं है, मात्र 10 या इतने वीडियो होंगे, तो वो ज़रूर देख कर जाएँ अपनी एग्ज़ाम देने से पहले। साथ ही वो जो तुक्का वाली जो वीडियो मैं बता रहा था उसको आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ, ज़रूर आप लोगों के लिए मस्ट है, यानी आप लोगों को वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। आप लोगों के 10 नंबर मैं इंक्रीज करवा दूंगा उस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जो है मेरे तुक्के वाली वीडियो को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और साथ ही मैंने आप लोगों को कल एक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्या करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे, तो वो वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देख कर जाएं। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिक्स की करवाए थे। अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के भी करवा दूंगा। साथ ही यहाँ पर अब मैंने आप लोगों का जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नहीं करवाया है वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और 2019 का पेपर भी मैं इसी तरीके से आधे घंटे में करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का आधे 1 घंटे की क्लास में आप लोगों के पिछले साल के क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और विजय पूनिया के मॉडल पेपर अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना 9828306559। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को फ्री में जो है मॉडल पेपर दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।